ठीक है, सेक्रेटरी जनरल है आप, ये एमपी तो आपको सब सलाम करते हैं, बोला यू आर द लीडर। तो बोला ऑफिस में आई एम द बॉस, घर में तो इन्होंने मुझे जगह दे रखी है, ये बहुत बड़ी इनकी मेहरबानी है। पीएम बनने के बाद मोदी एक तरफ भारत के लोगों की तरक्की के लिए जनहित में दिन रात काम कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश की सेहत सुधारने के लिए पीएम मोदी को राष्ट्रहित में कई बड़े और कड़े फैसले भी लेने पड़े। ये फैसले लेने बिल्कुल भी आसान नहीं थे, क्योंकि आजादी के बाद से किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई थी कि इन मुद्दों का वो जिक्र भी कर, उस पर फैसला लेना तो बहुत दूर की बात, कभी सोचा भी नहीं था, कभी बात भी नहीं छेड़ते थे। उनको लगता था कि अगर इस मुद्दे का जिक्र कर देंगे तो सरकार गिर जाएगी, इस मुद्दे का जिक्र कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो कोई ये सोच नहीं पा रहा था, जो कर नहीं पा रहा था, वो पीएम मोदी ने करके दिखा दिया। मोदी ने ना सिर्फ राष्ट्रहित सर्वोपरि रखा और उसके लिए उन्हें जो भी फैसला लेना पड़ा उन्होंने लिया। आप देखिए कि 370 के नाम से केंद्र की सरकारों को बुखार आ जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने एक झटके में 370 को खत्म कर दिया। मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के अत्याचार से बचाने के लिए पीएम मोदी ने ट्रिपल तलाक कानून को खत्म करने के लिए प्रस्ताव वो लेकर आए और उसे खत्म किया। जब देश की आर्थिक सेहत को नकली नोट छापकर जबरदस्त नुकसान पहुंचाया जा रहा था, तब पीएम मोदी नोटबंदी का फैसला लेकर आए और देश को उन्होंने बचा लिया। जीएसटी का फैसला पीएम मोदी ने एक देश एक टैक्स की थीम पर चलते हुए जीएसटी नाम का नया टैक्स सिस्टम लागू कर दिया। पीएम ने सेना में जवानों की कमी पूरी करने के लिए जोशीले अग्निवीरों को भर्ती का नया मॉडल बनाया और पड़ोसी देशों के आने वाले शरणार्थियों के लिए सीए कानून में बदलाव किया। मोदी सरकार में जब जब देश पर आतंकी हमले हुए, तब तब आतंकी अड्डों पर भारत ने कहर बरपाया है। भारत ने न सिर्फ सरहदों की फिक्र की, न युद्ध का डर सताया और आत्मरक्षा और भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए पाकिस्तान में घुसकर भारत ने आतंकियों की कब्र खोली। पुलवामा से पहलगाम तक हर हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक चला। यह है मोदी की ताकत, और यह मोदी ने वो सब कर दिया जो पहले कोई सोच भी नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से गरीबों को इसलिए सचमुच फायदा होता है क्योंकि गरीबी, तंगहाली और रोजमर्रा की मुसीबतों को पीएम मोदी ने खुद झेला हुआ है। जो आदमी खुद निकल कर आता है ना जमीन से, गरीबी से, लाचारी से, भूखमरी से, परेशानी से, जिसको अच्छा स्कूल नहीं मिलता है, उसको सब पता होता है, क्योंकि वो चांदी के चम्मच अपने मुंह में लेकर पैदा नहीं होता, वो एसी वाले स्कूल में नहीं गया होता है, उसे घर से बाहर जब वो निकलता है तो एसी वाली गाड़ी इंतजार नहीं कर रही होती। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब पता है। इसीलिए कहते हैं ना लोग कि जमीनी आदमी सब समझते हैं। आज देश का प्रधानमंत्री होने के नाते पीएम मोदी को शानदार सरकारी बंगले में रहना पड़ता है, करोड़ों की गाड़ियों और हवाई जहाज से वो यात्रा भी करते हैं। लेकिन अगर पीएम मोदी को यह प्रोटोकॉल निभाने की बंदिश नहीं होती तो पीएम मोदी इसी दिल्ली में अपनी जीवन कैसे जी रहे होते, इसका एक और उदाहरण आपको बताते हैं। पीएम मोदी के दोस्त एमएल मित्तल साहब ने बताया कि एक बार पीएम मोदी आरएसएस के 4-5 कार सेवकों के साथ त्रिनिदाद और टोबैगो के दौरे पर गए और मित्तल साहब के घर पर ही रुके हुए। वहां पर मोदी का रहन सहन और कार सेवा देखकर मित्तल साहब भी हैरान रह गए। सुनिए सर। टोबैगो में हम साथ में थे, हमारे ही मकान में वो ठहरे हुए थे, तो 4-5 आरएसएस के थे, वो भी थे। तो वहां पर मकान में 4 ही बेडरूम, एयर कंडीशनर, अटैच टॉयलेट, बाथरूम थे, बाकी एक प्रेस वेस्ट करने का रूम रहता, वैसा था। मैं बोला भी नरेंद्र जी आपके लिए होटल में बुक करा दूं, क्यों? उनसे चारों बड़े लीडर थे, बोले क्यों, हमारे यहाँ तो या मेरे रूम में सो जाओ। तो देखे घूम फिर करके जो प्रेस करने का एक छोटा सा रूम कमरा था, न टॉयलेट, न बाथरूम, न एयर कंडीशन। बोलो मेरे लिए तो सूटेबल यही है, क्यों? बोलो ऐसे में भी नहीं सोता मैं। बोले नहीं बोलो, हमारे ही स्टाफ आते थे सुबह 7 बजे चाय कॉफी बनाए, और वो 5 बजे उठ के सबके लिए चाय बना करके और टेबल लगा करके ब्रेकफास्ट की 6:30 बजे रख देते थे। जब मुझे मालूम हुआ, वो देखा, मैं कही आप गलत कर रहे हैं। बोले मेरा तो काम है जी, वो आपका काम नहीं हो सकता, अब मेरे घर में तो नहीं होना चाहिए। बोलो नहीं, इस काम में मत रोकिए, मैं फिर आपके पास रहूंगा नहीं, मेरा मॉर्निंग, दिस इज माई मॉर्निंग स्टार्ट। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। 2014 से आज की तारीख तक के दौर को बीजेपी का स्वर्णिम युग कहा जा रहा है, और शायद मोदी जब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तब तक या उसके बाद भी बीजेपी के स्वर्णिम युग का दौर चलता रहे, क्योंकि 12 साल के बाद भी मोदी की लोकप्रियता देश भर में कैसे बनी हुई है
ये आपको पता है। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी नहीं दिखाई देती। ठीक वैसे ही जैसे 2014 में वो लोकप्रिय थे, आज भी उनकी लोकप्रियता साथ में आसमान। जैसे जैसे मोदी की उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे उनके चाहने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। मोदी मैजिक का जलवा अभी भी कैसे बरकरार है? आप देखिए कि बंगाल में वो हो गया जो मोदी से पहले वाली बीजेपी कभी कर नहीं पाई थी, सोच नहीं पाई। बंगाल में बीजेपी का पहला सीएम बन गया है। आप देखिए कि बिहार में जिस नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता था कि वो कुर्सी पर बने रहने के लिए वो पाला बदलने से नहीं हिचकते हैं, और उन्होंने बार बार ऐसा करके भी दिखाया था, कभी लालू के साथ तो कभी मोदी के साथ, कभी लालू से नाराज तो कभी मोदी से नाराज। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के सीएम की गद्दी छोड़ने को मोदी मैजिक ही बताया जा रहा है, जिसके बाद बिहार में बीजेपी का पहला सीएम बन गया है और ओडिशा में भी बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बना है। ये सब कुछ मोदी की मेहनत और वक्त के सही इस्तेमाल की वजह से हुआ है। मोदी एक एक मिनट का हिसाब रखते हैं बॉस। उनकी पार्टी 12 महीने चुनाव के मिशन में जुटी रहती, और आप देखिए कि मोदी कैसे अपना एक एक मिनट देश के लिए खपा देना चाहते। मोदी ने अंग्रेजों के समय का लाल बत्ती वाला क्लब बंद करने का फैसला ले लिया है। जिमखाना क्लब, आप जानते होंगे, जिमखाना क्लब केस में मोदी पीछे नहीं हटेंगे। क्लब कल्चर का ये जो स्पेशल चैप्टर है आज आपको दिखाने वाला। दिल्ली के बीचों बीच लुटियंस के इलाके में 27.3 एकड़ पर बना हुआ है ये दिल्ली जिमखाना क्लब, इसका नाम है, बहुत फेमस है। कभी आप दिल्ली आए होंगे और नहीं भी आए होंगे तो आपने सुना होगा इस क्लब के बारे में, जो कि ब्रिटिश राज में अंग्रेज अफसरों के शौक पूरे करने के लिए बनाया गया था। लेकिन आजादी के बाद इसे सत्ता और रसूखदार लोगों का पावर सेंटर कहा जाने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस क्लब का मेंबर बनने के लिए 30 से 40 साल की लंबी वेटिंग चलती है। 30 से 40 साल की वेटिंग चलती है। दावा तो यह है कि इस क्लब में सदस्यता के लिए एलीट घर में बच्चों के जन्म के साथ मेंबरशिप अप्लाई करने पर 30 साल बाद नंबर आता है। और इस क्लब का मेंबर बनने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि आपका सरनेम, नेटवर्क और सोशल सर्कल भी देखा जाता है। बहुत से लोग मजाक में कहते हैं कि आईएएस बनना आसान है, लेकिन दिल्ली जिमखाना क्लब का मेंबर बनना मुश्किल है। अब सवाल यह है कि जब यह क्लब इतना अहम है तो केंद्र सरकार इसे खाली क्यों करवाना चाहती है? आज क्लब के लोग केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन वहां पर भी कोई बड़ी राहत उन्हें नहीं मिली। दिल्ली जिमखाना क्लब को लेकर सरकार की तरफ से 2 दलीलें दी गई हैं। पहली, प्रधानमंत्री निवास और आसपास के इलाके में मौजूद रक्षा संस्थानों की सुरक्षा, और दूसरी, इस क्लब के रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी के गंभीर आरोप। इसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले क्लब खाली करने का पूरा विवाद समझिए। 22 मई को केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली जिमखाना क्लब को एक नोटिस मिला। इस नोटिस में 5 जून तक क्लब कैंपस को खाली करने का आदेश लिखा हुआ था। इस नोटिस को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की तरफ से आने वाला LNDO यानी कि लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की तरफ से भेजा गया। इसके मुताबिक यह जमीन मूल रूप से तत्कालीन इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड को सामाजिक और खेल क्लब चलाने के लिए लीज पर दी गई। अब भारत की राष्ट्रपति ने लीज डीड के तहत क्लब की लीज खत्म करने और परिसर को तत्काल वापस लेने का आदेश दिया है। इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया है, यह जगह प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा और रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करने के लिए जरूरी है। इस आदेश के बाद दिल्ली जिमखाना क्लब ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की, जहां क्लब को राहत नहीं मिली। हालांकि हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के इस पर जवाब मांगा है। आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि 5 जून को क्लब की जमीन का जबरन कब्जा नहीं लेगी। हम लोग अपनी कॉलोनियल लेगेसी को हटाकर, इंपीरियल लेगेसी को हटाकर वहां पर आत्मनिर्भर भारत के आइकॉन्स को स्थापित कर रहे हैं। अब तो पुरानी पार्लियामेंट के बदले नई पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बन चुकी है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ के मेंबर्स हैं, एलीट लोग हैं, जिनको बड़ी परेशानी हो रही है, पर यह बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है वीवीआईपी मानसिकता और एलिटिज्म पर। दिल्ली जिमखाना क्लब को लेकर यह माहौल बनाया जा रहा है कि केंद्र सरकार यह क्या करवा रही है। अरे क्या कर रही है केंद्र सरकार? क्यों जिमखाना क्लब को बंद करवाने पर चली है? क्यों तुली हुई है जिमखाना क्लब को बंद करवाने पर? केंद्र इतनी जल्दी में क्यों है? वगैरह वगैरह तमाम बातें की जा रही। दरअसल हुआ यह है कि क्लब को नोटिस 22 मई को दिया गया था, जिसमें 5 जून तक का समय दिया गया है। और इस हिसाब से देखें तो दिल्ली जिमखाना के पास करीब 14 दिन का समय, 14 दिन का समय
होने के बावजूद ये माहौल बनाया जा रहा है कि सब कुछ बहुत जल्दबाजी। 14 दिन का समय है ना जी, खाली कर दें। 14 दिन कम होता है, आधा महीना होता है। जिसकी जमीन है उसको सौंप दीजिए, लीज खत्म। लेकिन इस क्लब की 2016 से लेकर 2020 के दौरान कई जांच भी हुई है, जिसमें कई हैरान करने वाले खुलासे भी हुए। साल 2016 में दिल्ली जिमखाना क्लब के कुछ मेंबर्स की शिकायत पर MCA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने जांच शुरू की। और दरअसल दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है। इसलिए कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय की टीम ने क्लब के 2011 से लेकर 2019 तक के कई साल के रिकॉर्ड्स की जांच की। इसमें क्लब के पब्लिक डिपॉजिट में 50 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगाए। इसके अलावा क्लब के निर्देशकों पर अवैध नियुक्तियों को लेकर करप्शन के आरोप भी लगाए। मार्च 2020 में सप्लीमेंट्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट में मेंबरशिप फीस और काउंटिंग को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगाए। इसके अलावा क्लब के अंदर निर्माण को लेकर कानूनी आदेशों के पालन न करने जैसे आरोप भी शामिल हैं। अप्रैल 2020 में MCA ने NCLT में एक याचिका दायर की थी, जिसमें क्लब की मैनेजमेंट हटाने और सरकारी नियंत्रण की मांग की गई। NCLT की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने क्लब पर आरोप लगाया कि वो अपने मूल उद्देश्य से भटक गया। सरकार की तरफ से कहा गया कि क्लब की गतिविधियां व्यायामशाला से मधुशाला में तब्दील होगी। और दिक्कत सिर्फ शायद मधुशाला से भी नहीं है, लेकिन यह जगह अब PM हाउस की सुरक्षा इंतजाम के लिए चाहिए तो दीजिए। इसमें इफ एंड बट नहीं चलेगा। और इसमें इफ एंड बट की जरूरत भी क्या है? क्लब के मैक्सिमम सदस्य बड़े बड़े करोड़पति घरों से आते हैं, तो जमीन लेकर कहीं भी क्लब बना सकते हैं। दिल्ली के बीचों बीच ही ऐसा क्लब क्यों चाहिए इनको, वो भी मामूली रेंट पर, सरकारी खजाने को चूना लगाकर। इस बारे में कांग्रेस के नेताओं को एक बार सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा है यार, ये तो एलीट क्लास के लोग हैं, इनके बारे में मुझे गरीब आदमियों की बात करिए मुझसे। ये एलीट क्लास के लोग हैं, इनसे क्या होना है? जिमखाना से क्या हो रहा है? जिमखाना में क्या है? जिमखाना भाई ये एलीट क्लास लोगों के चोचले हैं, इसके अलावा कुछ है इसके अंदर? देखिए, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप एक इतनी पुरानी क्लब है और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट लोग मेंबर्स हैं, लेकिन जिमखाना क्लब को ख़त्म करने के लिए तो अकेला यही काफ़ी है कि जिमखाना क्लब ने राहुल गांधी को अपना मेंबर